हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस स्कूल। आज की क्लास से हम मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। दैट मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, चैप्टर नंबर 15 है। तो आज की क्लास में हम इसका प्रश्नवाली 1 देखेंगे। तो प्रश्नवाली 1 को सॉल्व करने से पहले इससे जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नवाली 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 1 में आपसे बेसिकली घन और घनाभ के विकर्ण से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को आपको सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल या आयतन, इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हम घन और घनाभ के विकर्ण से जुड़े ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम घन और घनाभ के विकर्ण से रिलेटेड जो ही बेसिक है उसको समझ लेते हैं। आपने 9th क्लास में घन और घनाभ चैप्टर नंबर 15 उसको पढ़ा था, ठीक है। तो आपको पता होगा घन और घनाभ क्या होते हैं। घन को आप बेसिकली समझ सकते हो कि वो वर्गों से मिलकर बना होता है। वर्ग मतलब जिनके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए किस तरह से बनता है घन। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हो गया वर्ग। अरे हो गया एक और वर्ग। उसके बाद इनके साइडों को मिला दीजिए। ये क्या हो गया, एक घन है, ठीक है। और घनाभ क्या होता है, आयतों से मिलकर बना होता है। तो हमको यहाँ पर एक आयत बनाना है। आयत बनाना है। आयत क्या होता है, जिनके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये बन गया एक आयत। एक आयत और बना लीजिए। ये बन गया दूसरा आयत। ओके, इनके भी साइड को मिला लीजिए। ये बन गया क्या, घनाभ, ठीक है। तो घन और घनाभ आपको बनाना आ गया। तो घन और घनाभ में बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी हैं और कुछ कुछ चीज़ें भिन्नता भी है इनमें। तो यहाँ पर सिमिलरिटी को देखें कि इन पे क्या समानता है। तो आप घन में भी देखोगे तो घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और ये सामने वाला 6। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। और देखिए घन और घनाभ में दोनों में 8 शीर्ष पाए जाते हैं। शीर्ष क्या होता है, जो अन्य कोरों को मिलाता है। कोर मतलब क्या, ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, कोर हैं। तो शीर्ष क्या होता है, जो कोरों को मिलाता है। जैसे यहाँ पर ये वाला शीर्ष हुआ, ये वाला शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, यहाँ यहाँ ये वाला ये वाला। इसी तरह से घनाभ में भी 8 शीर्ष पाए जाते हैं। घन और घनाभ में दोनों में 12 कोर होते हैं। ओके, 12 कोर पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 12, ठीक है। इसी तरह से घनाभ में भी 12 कोर पाए जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है, देखिए घन के आमने सामने के जो कोर होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगल बगल के भी कोर बराबर होंगे, मतलब सभी कोर क्या होते हैं यहाँ पर, बराबर बराबर होते हैं। लेकिन घनाभ में सिर्फ आमने सामने के कोर ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगल बगल के कोर बराबर नहीं होते, सिर्फ आमने सामने के कोर ही बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो घन के सभी कोर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे यहाँ का देख लो या यहाँ का, सभी कोर एक दूसरे से बराबर होंगे। लेकिन घनाभ में सिर्फ आमने सामने के कोर ही एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये इसके आमने सामने का कोर है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। ये वाला भी एक दूसरे के आमने सामने है, ये भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, राइट। यही बस दोनों में डिफरेंस है। तो आगे हमें जो इसमें मेन समझना है वो क्या है, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को ही हमको मेन यहाँ पर समझना है। तो विकर्ण 2 टाइप का होता है। क्या, एक तो होता है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण। दूसरा होता है पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण को घन या घनाभ का विकर्ण भी बोला जाता है। अगर हम घन का विकर्ण देख रहे हैं आकाशीय में ना, तो उसको घन का विकर्ण बोलेंगे, या तो घनाभ का, जैसे घनाभ वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो घनाभ का विकर्ण भी बोलते हैं। घन या घनाभ का विकर्ण। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है
आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी वो विकर्ण कहलाएगी, राइट। पहले तो हम इसका नाम देते हैं, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और बच गया क्या? नहीं, ठीक है, इतना है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब देखो, जो विकर्ण होता है दो शीर्षों को, जो आमने सामने वाला है ना, आमने सामने के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगर एच को हम एफ से मिला दें, एच को एफ से मिला दें तो क्या है? ये एक विकर्ण है। यहाँ पर एच एफ एक विकर्ण है। और देखिए, एफ को सी से मिला दें, ये भी क्या है? एक विकर्ण है, क्योंकि ये आमने सामने की दो शीर्षों को मिला रहा है, राइट। यहाँ पर एच एफ वाला भी रेखा एक विकर्ण है, एफ सी वाला रेखा भी एक विकर्ण है। तो इन दोनों विकर्णों को अगर आप देखो तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि ये क्या है? पृष्ठीय विकर्ण है। किस तरीके से? देखो, यहाँ पर ये नीचे वाला पृष्ठ, ये नीचे वाला पृष्ठ है, और दोनों शीर्ष एक ही पृष्ठ में है, राइट। इसी पृष्ठ में है, जो इसका विकर्ण है क्या? एच एफ, राइट। यहाँ पर ये क्या है? एक पृष्ठीय विकर्ण है। इसको भी देख लो आप, एफ सी को। इस वाले पृष्ठ में, मतलब आप इस पृष्ठ का नाम ले सकते हो एफ ई सी डी। इस वाले पृष्ठ में जो शीर्ष हैं वो इसी पृष्ठ में है। इसी पृष्ठ से हमने एक रेखा खींचा, वो क्या है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन एक तरीके का विकर्ण और बनता है, जैसे इसके सामने का जो शीर्ष है बी, इसको भी हम मिलाकर एक विकर्ण बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ किए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर शीर्ष और ये वाला शीर्ष, ये दोनों एक दूसरे से पृष्ठ में नहीं है, समान पृष्ठ में नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्या? आकाशीय विकर्ण या घन या घनाभ का विकर्ण। अगर हम ओ का आकाशीय विकर्ण या घनाभ को विकर्ण निकालना चाहें तो क्या होगा? ओ आई से जो लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, वही क्या होगा? यहाँ का आकाशीय विकर्ण होगा। या एम का जो निकालना चाहें तो क्या होगा? एम को जे से मिलाना होगा, तब हमें क्या मिलेगा? आकाशीय विकर्ण मिलेगा। तो इस तरीके से आप विकर्ण निकालना चाहें तो कुल मिला के 16 विकर्ण आप निकाल सकते हो, जिसमें से 12 जो विकर्ण निकलेंगे वो पृष्ठीय विकर्ण होंगे, और बच गए 4 विकर्ण। 4 विकर्ण जो मिलेंगे आपको वो आकाशीय विकर्ण या घन या घनाभ का विकर्ण होगा। अगर घन के लिए निकाल रहे हो तो घन का विकर्ण होगा, और घनाभ के लिए निकाल रहे हो तो घनाभ का विकर्ण कहलाएगा वो। तो अब हम समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक माचिस का डिब्बा ले रहे हैं, जो क्या होता है? एक घनाभ का आकार का होता है, ठीक है। ये क्या है? अपना माचिस का डिब्बा जो घनाभ है। तो क्वेश्चन ये है कि आप इसमें कितनी लंबाई के लकड़ी डाल सकते हो। देखिए, ठीक है, ये भी क्या है? एक घनाभ है। अगर ऊपर में हम इसका कवर लगा दें तो क्या हो जाएगा? एक घनाभ का रूप ले लेगा। अभी इसका ऊपर का जो छत है उसको निकाल दिए है ना, ओके। तो अब देखिए, इसमें हम कितनी लंबाई के कोई भी लकड़ी या कुछ भी डाल सकते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम सीध में रखें, इस तरीके से सीधा रखें, तो इसमें हम सिर्फ इसी लंबाई के, एक तिल्ली के लंबाई के ही कुछ भी लकड़ी या कुछ भी वस्तु की इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके विकर्ण के आधार पर डालें, विकर्ण के आधार पर इसको रखें, जैसे क्या? इसमें विकर्ण क्या होगा? ये शीर्ष और ये शीर्ष, आमने सामने जो शीर्ष है उनको मिलाने वाली रेखा, मतलब यहाँ पर अगर हम रेखा ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये शीर्ष होगा। तो शीर्ष के आधार पर कोई लकड़ी या कोई भी वस्तु रखते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब हम इसमें थोड़े से ज़्यादा लंबा वस्तु रख सकते हैं। और यहाँ पर आकाशीय विकर्ण क्या होगा? आकाशीय विकर्ण यहाँ पर, यहाँ का शीर्ष और ये नीचे वाला शीर्ष क्या होगा? एक आकाशीय विकर्ण कहलाएगा। तो अगर हम आकाशीय विकर्ण के आधार पर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो हम जो पृष्ठीय विकर्ण है उससे लंबाई, मतलब उससे ज़्यादा लंबाई की वस्तु को हम रख सकते हैं। आप रख के इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबाई की वस्तु को हम इसमें रख सकते हैं। तो यही इसका यूज़ है कि इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका, अगर हमें डायमेंशन पता हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका पता हो किसी भी घन या घनाभ का, तो हम बता सकते हैं कि उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी लंबाई की वस्तु हम रख सकते हैं, या आकाशीय विकर्ण के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसमें कितनी लंबाई की वस्तु हम रख पाएंगे। ओके, यही इसका यूज़ है।
और इसी तरह क्वेश्चन को भी हमें इस प्रश्नवाली में दिया गया है, प्रश्नवाली 1 में, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रश्नवाली क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आकाशीय विकर्ण या पृष्ठीय विकर्ण की जो फार्मूला होती हैं उनको पहले निकाल लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे प्रश्नवाली को। ओके, तो सबसे पहले हम पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे। इसके लिए हम घन या घनाभ बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं घन बनाया हमने, ये हो गया वर्ग, ठीक है। एक वर्ग इसके ऊपर में ले लो, ये हो गया दूसरा वर्ग, इनके शीर्षों को जोड़ दो, ठीक है। ये बन गया क्या आपका घन। तो पृष्ठीय विकर्ण मतलब एक ही पृष्ठ होना चाहिए और उनके आमने सामने के क्या शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, मतलब इस वाले पृष्ठ को मान लेते हैं, इनके आमने सामने के शीर्ष, ये हो गया मिल गया, तो ये क्या होगा आपका विकर्ण हो गया। कौन सा? पृष्ठीय विकर्ण। पहले तो हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें पृष्ठीय विकर्ण निकालना है। किस तरीके से? देखो, यहाँ पर जो लंबाई है उसको मान लेते हैं ए, और जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं बी, और जो ऊंचाई उसको मान लेते हैं सी, ठीक है। यहाँ पर घनाभ भी बना लेते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। ये बना लिया हमने घनाभ। घनाभ के लिए हमने क्या लिया? एक आयत, एक और आयत, इसके शीर्षों को जोड़ देते हैं, ठीक, ये बन गया। यहाँ से भी हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। ये कौन सा है? पृष्ठीय विकर्ण। इसका भी नाम दे देते हैं आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। यहाँ का विकर्ण कौन सा है? आई एन। यहाँ पर विकर्ण कौन सा है? ए एफ, ए एफ, ठीक है। इसको हमें निकालना है, विकर्ण नहीं निकालना है ना यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम मान लेते हैं लंबाई ए है, इसकी चौड़ाई बी है, और ऊंचाई को मान लेते हैं सी, ठीक। तो हमें आई एन निकालना है। यहाँ पर अब आप कौन सा वाला त्रिभुज देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आई पी एन, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पर 90 एंगल बनता है वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। ये इसी को लिखा जाता है कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखा जाता है ऐसी, ओके। तो यहाँ पर देखो कर्ण, कर्ण कैसे है? यहाँ पर आई एन कर्ण है, तो आई एन कर्ण लिख दिए, फिर अंडर रूट डाल देते हैं। आधार, आधार यहाँ पर क्या है? ए, ठीक है ना, ए माने है लंबाई को, तो यहाँ पर ए क्या है? आधार है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब यहाँ पर क्या है? इसको माने पूरा, आई पी को माने हमने सी, तो यहाँ पर सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। यही आपका क्या है? फार्मूला है। आई एन के जगह में आप डी भी लिख सकते। डी मतलब क्या? डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या? विकर्ण। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। देखो कौन सा? कर्ण का स्क्वायर या कर्ण इज इक्वल टू लिख देते हैं अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। तो कर्ण, ये कर्ण क्या है? यहाँ पर ए एफ, और यहाँ पर आधार क्या है? जी एफ का स्क्वायर अंडर रूट पहले लगाते हैं, प्लस लंब क्या है यहाँ पर? ए जी, ए जी का स्क्वायर, ओके। मान को रखें तो ए एफ के जगह मान लेते हैं ये क्या है अपना? D1, अरे वाला D2 है ना, यहाँ पर आप D2 भी लिख सकते हो। तो D1 इज इक्वल टू क्या है? आधार का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पर? ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या है? आपका घन है। अब घन की क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए और यहाँ पर बी और सी, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब अगर हम बी के जगह भी ए रखें और सी के जगह भी ए लें
ए का मान रखें तो क्या होगा, तीनों तीनों बराबर ही मान सकते हैं उसको। तीनों तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि जो वर्ग होते हैं उनकी चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं और जो घन है वो वर्गों से ही मिलकर बना हुआ है। राइट, यहाँ पर आधार को हमने माना ए का स्क्वायर प्लस, और लंब को भी आप ए मान सकते हो क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो d1 इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अरे अंडर रूट में था ना, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर में है तो इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं अंडर रूट से। तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2। ये आपका क्या है, घन के लिए। घनाभ के लिए ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, घन के लिए इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, देखो हम यहाँ से इसका 3 प्रकार के विकर्ण निकाल सकते हैं। पृष्ठीय विकर्ण एक ही शीर्ष से 3 निकल सकता है। कैसे, हम यहाँ पर n है और o, इसको भी मिलाकर निकाल सकते हैं। n और k, इसको भी मिलाकर निकाल सकते हैं। तो तीनों के लिए फार्मूला अलग अलग बनेगा ना। कैसे, अगर इस विकर्ण के लिए निकालें तो विकर्ण के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 एंगल का बनता है। राइट, तो क्योंकि 90 एंगल यहाँ पर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये बन जाएगा क्या आपका लंब, बी लंब हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हमने लंब को क्या लिया, सी, लेकिन अब यहाँ पर जो लंब है वो बी बन जाएगा, मतलब सी की जगह क्या आ जाएगा, बी। बस यही आपको समझना है। ठीक, इसी तरीके से आपको तीसरे के साथ भी करना है। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या है आपका विकर्ण है, तो 90 के एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ओके, 90 के एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर आधार ये वाला हो गया, तो आधार ये क्या है, बी है। यहाँ पर लंब ये है, मतलब लंब क्या है यहाँ पर, सी है। ठीक, और हमको यहाँ इसको निकालना है, तो आधार बी बन गया ना, मतलब आधार यहाँ पर ए लिए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि आधार ए बन गया है। और यहाँ पर लंब क्या है, सी, तो लंब की जगह सी का सी ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो घन है उसके लिए किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आता, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस आपको घनाभ के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि घनाभ में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन इनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो फार्मूला बनेगा वो यही रहेगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, घन के लिए, सॉरी घनाभ के लिए जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस वाले विकर्ण को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आकाशीय विकर्ण निकाल रहे हैं, घनाभ और घन का। ठीक है, यहाँ पर मैंने घन और घनाभ ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर लंबाई a, इसकी चौड़ाई b और ऊंचाई c है। ठीक, तो अगर हम इसका पृष्ठीय विकर्ण निकालें, ये पृष्ठीय विकर्ण है क्या, एच एफ, पृष्ठीय विकर्ण निकालें, फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट इसका आधार क्या है, ए का स्क्वायर प्लस इसका लंब क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा। हम चाहे तो इसको d1 मानकर इसके जगह d1 भी लिख सकते हैं। d1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। राइट, अब देखिए आकाशीय विकर्ण किस तरीके से निकलेगा। अगर हम एफ से आकाशीय विकर्ण निकालना चाहें तो क्या होगा, हम इसको जोड़ेंगे ना, बी और एफ को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आकाशीय विकर्ण। तो बी एफ क्या है, यहाँ पर एक आकाशीय विकर्ण है। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे होंगे, कौन सा, एफ एच बी, एफ एच बी। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इस आधार पे एच पे एक 90 एंगल का ट्राइंगल बनेगा। तो आधार क्या है यहाँ पर, ये वाला एफ एच। ओके, लंब क्या होगा आपका एच बी, और कर्ण क्या है यहाँ पर, बी एफ या एफ बी को बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, बी एफ। तो क्या होगा, ये क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट क्या, आधार का स्क्वायर, मतलब एच एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब का स्क्वायर, मतलब एच और बी का स्क्वायर। इस तरीके से होगा। तो हमने देखिए यहाँ पर एच एफ पहले से निकाल के रखा, क्या है यहाँ पर, और जैसे मैंने बोला आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना।
हम इसको इस साइड में लें, स्क्वायर को इस साइड में लेते हैं तो अंडर रूट में वो बदल जाता है। हम लिखना चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एच एफ स्क्वायर, इसके जगह हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रखेंगे। तो बी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, और एच बी का स्क्वायर मतलब ये क्या है, लंब है। तो लंब हमने यहाँ पर क्या माना है, देखो सी, राइट, सी को माना है ना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पर सी है, तो प्लस सी का स्क्वायर। ये इसको अच्छे से क्लासीफाई करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है आपका अंडर रूट आधार का स्क्वायर सॉरी ये क्या है, लंबाई है ना, लंबाई लिखेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला बनेगा। तो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, ये तो हो गया घनाभ के लिए। तो हमें पता है कि जो घन है उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई क्या होते हैं, तीनों बराबर होती हैं। तीनों क्या होती है, बराबर होती हैं। यहाँ पर अलग अलग है तो हमने क्या लिखा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर लिखा। लेकिन घन के केस में क्या होता है, तीनों तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसके जगह में सिर्फ एक ही भुजा के माप को ले सकते हैं। जैसे ए को लें तो ए को ही ले सकते हैं, बी को लेना चाहें तो बी को ही ले सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो आएगा, मतलब घन के विकर्ण, जो आकाशीय विकर्ण है उसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आकाशीय विकर्ण अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, जे एन। जे एन क्या होगा, यहाँ पर एक आकाशीय विकर्ण होगा, जे एन। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए मतलब मान लेते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 ए का स्क्वायर, राइट। तो ए के स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी आकाशीय विकर्ण रहेगा, आकाशीय विकर्ण, वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 3 यहाँ पर बचेगा। तो ये घन के लिए आपका फार्मूला बनेगा ए अंडर रूट 3, और ये यहाँ पर जो है आकाशीय विकर्ण जो है वो घनाभ के लिए है। और यहाँ पर देखिए आप, ए अंडर रूट 2, ये क्या है, घन के लिए पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र है। और इस तरीके से आप घनाभ के लिए पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र लगाकर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आपको आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने सीखा क्या, बेसिक, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।